नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो एक दूसरे से आज मुखातिब हो रहे हैं वह टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हम लोग एक दूसरे के मुखातिब हो रहे हैं। और जैसे हमने आपसे पहले भी चर्चा कर चुका है, सिलेबस को देखते हुए और आप जो है आपकी जो समस्याएं हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, जो आप डरते कहां पढ़े कहां नहीं पढ़े, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु आपके साथ खड़ा हुआ है। बस सिर्फ आपका प्यार की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। तो हम लोग जो वीडियो पढ़ रहा है, जो आप लोग डेमो के रूप में देख रहे हैं, आप हम सभी पर ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिस पर हम लोग ने, बस आप ये देखने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए कि हम लोग जो एक दूसरे की जो समस्याएं हैं कि हम आपके लिए कितने सार्थक हैं। यह तभी संभव होगा मित्रों जब आप जो है आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के सभी अध्यापक को जब आप अवसर देंगे, और सब अपने सब्जेक्ट में, हम कई बार बता चुके हैं, सब बेहतर है, सबको अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पकड़ है, कमांड बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छे हैं, और वह जो कंटेंट है वह एग्जाम आधारित है। जो कंटेंट है वह एग्जाम आधारित है। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो कंटेंट बहुत जो आपके लिए प्यारा हो, ऐसा नहीं। जो यहां पर आपको कंटेंट मिलेगा वह किसी भी सब्जेक्ट का हो, एकदम ऑथेंटिक कंटेंट होगा, साथ ही में वह परीक्षा उपयोगी कंटेंट होगा, आपके समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक है, तो हम आपके सामने डेली जो है 10-15 पर उपस्थित होते हैं। डेली जो है 10-15 पर उपस्थित होते हैं। किसके साथ? टीजीटी पीजीटी और रियलिटी के इकोनॉमिक्स के साथ हमारा टॉपिक है। अब बात किया जाए, ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरणों का जो कॉन्सेप्ट है, हम आपसे यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हर सिस्टम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र उधारियां जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, किसके द्वारा यह सोच किया कॉन्सेप्ट आया? आरबीआई के। इसका मतलब है कुछ समस्याएं होंगी, कुछ समस्याएं होंगी, और उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए, जी हां दोस्तों, उन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए यह कॉन्सेप्ट लाया गया। तो चलिए बात करते हैं। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र उधारियां। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, प्राथमिक क्षेत्र उधारियां। अब इसे जोड़ने का हम लोग प्रयास करते हैं एक दूसरे से। कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया? उधारियां यह क्या होता है? चलिए, तो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग अगर हम बात करते हैं इसके अर्थ की, इसके परिभाषा की, तो हम लोग परिभाषा देखने के बाद कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आरबीआई के द्वारा क्या कहे हमने? आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में, आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में बैंकों को एक निश्चित मात्रा में
ऋण देना अनिवार्य है, अनिवार्य है, ऋण देना अनिवार्य है। तो हमने क्या कहा, आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्र, तो आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में किसको, बैंकों को एक निश्चित मात्रा में ऋण देना अनिवार्य है। तो ये निश्चित मात्रा कौन तय करता है, आरबीआई तय करता है। कौन तय करता है मित्र, आरबीआई तय करता है किन क्षेत्रों में कितना ऋण देना होगा, और ऋण देना कैसा, अनिवार्य बना दिया गया। अब समझिएगा, यह हमने आपको परिभाषा बता दिया गया, अर्थ बता दिया, आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में बैंकों को एक निश्चित मात्रा में ऋण देना अनिवार्य है। उसी को क्या कहते हैं, उससे क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्षेत्र उधारियां। अब हम आप बात करते हैं, ये बैंक शब्द आया है। अब हम बात करते हैं, जो बैंक है, ये बैंक किस पर काम करता, पहले यही जानते। इसका अगर उद्देश्य हम लोग जान गए तो आपका एनपीए, और यह किस उद्देश्य पर काम करता है, किस उद्देश्य पर यह बैंक जो है किस उद्देश्य पर काम करता। तो प्रश्न यह है कि बैंक जो है किस उद्देश्य पर काम करता है, इसका काम करने का उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हैं इसका काम करने का उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो बैंक का एक ही मोटिव है, लाभ कमाना, प्रॉफिट गेन। तो क्या, प्रॉफिट, इसका एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना। अब लाभ कहां से अगर बात किया जाए, जिसके पास पैसा अधिक होगा, डिपोजिटर। अब हम बात करते हैं, जो डिपोजिटर है, पैसा जमा करता। अब जिसके पास पैसे का अधिक होगा, पैसा ज्यादा होगा, वही बैंक में पैसा जमा करेगा। तो वही बैंक में क्या करेगा, पैसा जमा करेगा। बैंक में पैसा जमा कौन करता है, डिपोजिटर जमा करता है। और जिसको पैसे की कमी होगी, जिसको पैसे की कमी होगी, बैंक उनको क्या देता है, ऋण देता है। समझिएगा, बैंक उनको ऋण देता है, ठीक है। तो जिसको पैसे की आवश्यकता होगी, उससे बैंक जो है ऋण देता है, और जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, वह बैंकों के पास अपना पैसा जमा करता है। अब बात करते हैं जिसे हम लेंडर कहते हैं, लेंडर कहते हैं। चलिए, ऋणी। अब हम आपसे बात करते हैं, कोई भी बैंक में पैसा क्यों जमा करेगा। फिर प्रश्न आपसे हम यही कर रहे हैं, आप जो है बैंक में पैसा क्यों जमा करेंगे। आप बैंक में पैसा क्यों जमा करेंगे, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा तभी आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, अन्यथा जो है आप दूसरे को पैसा ऋण पर दे देंगे। तो इसका मतलब है आप भी, तो मान लीजिए बैंक ने आपको कहा कि आप हमारे पास पैसा जमा कीजिए, उसके बदले हम आपको जो है 7% ब्याज देंगे। तो उसके बदले हम आपको कितना प्रतिशत ब्याज देंगे, 7% ब्याज देंगे। अब जिसको पैसे की कमी है, उसको कहा कि नहीं हम 8%। अब क्या हुआ कि आपसे 7% ब्याज दर देगा, आपको कितना जमा दर देगा, 7% देगा। लेकिन जब यही बैंक आपके पैसे को जब दूसरे व्यक्ति को ऋण देती है, तो कह देता है नहीं हम 8%, यही 1 रुपया, यही जो है। अब दोनों में अंतर देख लिया जाए तो ये प्रॉफिट जो है कितना हो गया, प्रॉफिट जो होगा 1% का प्रॉफिट है। कितना, 1% का, 1% का प्रॉफिट है। तो इसीलिए बैंक जो है वह किस पर काम करती है, किस सिद्धांत पर काम करती है, लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। अब समझिएगा,
अब हम आपसे कहेंगे कि जो बैंक है, तो प्रश्न ये उठा, बैंक किसको ऋण देंगी? समझिएगा, बैंक किसको एवं किन क्षेत्रों में ऋण देंगी? अब समझिएगा, किन क्षेत्रों में ऋण देंगे, यहीं से शुरू होता है कॉन्सेप्ट, किसको और किन क्षेत्रों को ऋण देंगे। और हमने बताया कि बैंक किस पर? लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है, लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है। लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात आप बात करें हम, बैंक जो है उसी को ऋण देगा, बैंक उसी को ऋण देगा जहां पर बैंक रिस्क कम हो, जहां पर बैंक का रिस्क क्या हो? कम हो। अर्थात बैंक उन्हीं को ऋण देगा जहां पर वहां पर रिस्क कम हो, अर्थात जहां पर उसको लाभ हो। अर्थात वह अमीर वर्गों को ऋण देगा, अमीर वर्गों को ऋण देगा। अमीर वर्गों को वह इसलिए ऋण देगा क्योंकि उसे पैसा लौटाने में उसे पता है कि अगर हम इनको ऋण देंगे तो हमें वापस मिल जाएगा, हमें वापस मिल जाएगा। और बात किया जाए, उद्योगपतियों को ऋण देगा, उद्योगपतियों को ऋण देगा। यहां पर रिस्क नहीं है। और किसको ऋण देगा? जो साहूकार हैं उनको ऋण देगा। लेकिन अगर बात किया जाए, कोई गरीब वर्ग है, कोई गरीब वर्ग है, अब कोई गरीब जो है बैंक के पास गया लोन लेने, और बैंक ने, अब गरीब को पैसे की आवश्यकता है और गरीब गया बैंक के पास और कहा कि सर जी हमें पैसे की आवश्यकता है, हमें कुछ विकास करना है और मुझे जो है पैसे की आवश्यकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे पैसे की आवश्यकता है, आप मुझे जो है ऋण दे दीजिए। अब बैंक को पता है कि अगर हमने गरीब को ऋण दे दिया तो हो सकता है गरीब जो है ऋण चुकाने में असक्षम होगा, क्योंकि यह गरीब है, इसके पास तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए वह गरीब को, बैंक जो है गरीब को ऋण देने से क्या होगा? बचेगा, वह गरीब को ऋण देने से बचेगा। और मान लीजिए जो किसान है, जो किसान है, आप समझिएगा, किसान वर्ग है, हमने आपसे कहा कि जो गरीब वर्ग है, जो गरीब है, अब उनके पास तो कोई संपत्ति है नहीं और उनके पास पैसा नहीं, और उन्होंने कहा गरीब वर्ग कोई परिवार है जो गरीबी रेखा से नीचे की, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, और उन्होंने सोचा कि चलिए हम कुछ छोटे मोटे उद्योग कर लेते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय कर लेते हैं, उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो गरीब ने गया बैंक के पास, कहा कि देखिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लान है, यह घर है जिसमें हम रहते हैं, आप इसी को गिरवी के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, प्रमाण के आधार पर आप जो है इसे गिरवी रख लीजिए और उसके बदले में हमें ऋण दे दीजिए। तो बैंक को पता है कि गरीब परिवार अगर छोटा मोटा व्यवसाय किया और व्यवसाय अगर असफल हो गया, नहीं चला, तो हमारे पैसे क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। और सही समय पर अगर हमारा पैसा नहीं मिला तो हमारा एनपीए बढ़ जाएगा, वह हमारा पैसा किसी काम का नहीं। तो इसलिए वहां से पैसा देने से क्या करेगा? बैंक बचने की कोशिश करेगा। अब जो किसान वर्ग है, अब किसान वर्ग ने, अब छोटे मोटे जो किसान है, जो सीमांत किसान है, जो मध्यम किसान है, जो मध्यम किसान है, जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, लघु मध्यम किसान है,
जब इनको पैसे की आवश्यकता होती है। इनको पैसे की आवश्यकता कब होगी? इनको फसल बोना है, फसल के लिए, फसल की बुआई के लिए बीज की जरूरत पड़ेगी, खाद की जरूरत पड़ेगी, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी और खेत की जुताई की। इन सभी के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और किसान गया बैंक के पास और कहा कि आगे सामने खेती है, आगे सामने खेती है और मुझे जो है खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए मुझे पैसा चाहिए। और बैंक ने कहा कि ये छोटा मोटा किसान है और अगर किसी कारणवश फसल नष्ट हो गया। फसल क्यों नष्ट हो जाएगा? क्योंकि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है, मानसूनी जलवायु। एकदम इसीलिए मैं कहता हूं एकदम कॉन्सेप्ट से मैं चलता हूं, ठीक है। मानसूनी जलवायु हो सकता है, अकाल पड़ सकता है, अकाल या सूखे के कारण या बाढ़ के कारण या मच्छरों के प्रकोप के कारण भी फसलें नष्ट हो जाती हैं। मच्छरों के प्रकोप के कारण। अब हम आपसे बात किया किसान वर्ग जो मानसूनी जलवायु, तो पता चला अगर किसी कारणवश फसल नष्ट हो गया, बैंक ने सोचा अगर किसी कारणवश फसल नष्ट हो गया तो किसान हमारे पैसा चुकाने में क्या हो जाएगा? असमर्थ हो जाएगा, वह हमारा पैसा नहीं चुका पाएगा। इसलिए वह बैंक जो किसान वर्ग को भी ऋण देने से बचेगा। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम आपसे बात करें, शिक्षा के लिए अगर कोई मध्यम परिवार है, चाहे वह मध्यम परिवार हो, चाहे वह बीपीएल के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाला, यापन करने वाला परिवार या व्यक्ति, अगर वह अपने बच्चे की शिक्षा के लिए आपके बैंक के पास गए और कहा कि हमारा लड़का अमेरिका पढ़ना चाहता है, या हमारा लड़का आईआईटी में एडमिशन लेना चाहता है, या हमारा लड़का एमबीबीएस करना चाहता है, उसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी और यह हमारा डॉक्यूमेंट है, रख लीजिए। तो बैंक इससे भी देने को शिक्षा से के क्षेत्र में इसलिए बच्चे के गरीब परिवार को देने के लिए, क्योंकि उसे पता है अगर लड़का सही समय पर जॉब नहीं पाया, किसी कारण रिस्ट्रिकेट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, या किसी और कारण, जितने भी कारण बन सकते हैं, उन कारण अगर हमारा पैसा नहीं वापस हुआ समय पर तो हमारा पैसा फंस जाएगा। इसलिए हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते। और कोई मध्यम परिवार है, उन्होंने कहा कि चलिएगा हमारा प्राइवेट जॉब है तो हमें आवास लेना है, घर लेना है, हमें घर बनवाना है, ठीक, हमें क्या करना है? घर बनवाना है। तो घर बनवाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? ऋण लेना पड़ेगा। तो और आप जो है, जब आपने गए बैंक के पास, ये कागज है, ये सब गरीब परिवारों की बात हो रही, गरीब परिवार, किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, खाली मैं क्षेत्र अलग अलग बताने शुरू कर दिया। तो ऐसे में गरीब परिवार को लिए, जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनका विकास क्या हो गया? वित्त के अभाव में उनका विकास क्या हो गया? रुक गया। गांव का विकास कैसे होगा? क्योंकि गांव में रहने वाले अगर लोगों का विकास नहीं होगा तो गांव का विकास कैसे होगा? और गांव में जो है वह ग्रामीण समाज है, और ग्रामीण समाज में किसान होते हैं, कृषि से संबंधित सभी रोजगार होते हैं। वह चाहे मैं चर्मकार की बात करूं, चाहे लोहार की बात करूं, चाहे शिल्प उद्योगों की मैं बात करूं,
चाहे हथकरघा उद्योग की मैं बात करूं, सभी की अगर मैं बात करूं तो इन्हीं से क्या हो जाएगा, इस ग्रामीण समाज या शहरी क्षेत्रों में जो मलिन बस्तियां हैं, वहां के जो समाज के जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वित्त के अभाव में उनका विकास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक जो है उनको ऋण देने से बचेंगे। और बैंक क्यों ऋण देने से बचेंगे? क्योंकि उनको आशा है, उनको विश्वास है कि सही समय पर इनके द्वारा पैसा वापस नहीं किया जा सकता। जब इनके द्वारा सही समय पर पैसा वापस नहीं किया जा सकता है, इसलिए बैंक जो है इन क्षेत्रों को ऋण देने से बचेंगे, इन क्षेत्रों को ऋण देने से बचेंगे। और बैंक ऋण कहां देना चाहेंगे? जहां पर उनको रिस्क कम होगा, फायदा अधिक होगा, वह उन्हीं क्षेत्रों को ऋण देना चाहिए, उन्हीं लोगों को ऋण देंगे। जैसे हमने कहा, जो उद्योगपति हैं उनको ऋण देंगे, जो साहूकार है उनको ऋण देंगे, जो अमीर वर्ग है उनको ऋण देंगे, क्योंकि वहां पर उनको संभावना है, वहां पर उनको विश्वास है कि अगर चाहे व्यवसाय चले या ना चले, यह हमारा पैसा वापस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एसेट्स है, संपत्ति है। समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स जी? तो इसीलिए इन क्षेत्रों को, और मान लीजिए कोई मध्यम परिवार है, वह रोजगार या कोई व्यवसाय करना चाहता है। अब कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहता है, चलिएगा हम बात कर लिएगा, वह रेहड़ी पर ही, वह रेहड़ी संबंधित कोई व्यवसाय करना चाहता है, रेहड़ी लगाना चाहता है। अब उसके लिए उतना भी वित्त की, उसके पास उतना भी पैसे नहीं है कि वह व्यवसाय कर सके, लेकिन उसकी इच्छा है, उसके पास योग्यता है, टैलेंट है। लेकिन सिर्फ एक ही टैलेंट उसके पास नहीं है, वित्त नहीं है, पैसा नहीं है। पैसा के अभाव में वह अपनी योग्यता नहीं दिखा पा रहा है। चाह तो रहा है कि हम व्यवसाय करना चाह रहे हैं, और हो सकता है वह सफल भी हो जाए, लेकिन जो पूर्वाग्रह से ग्रसित बैंक है, इन गरीब परिवारों को जो व्यवसाय करना चाहता है, जो व्यवसाय करना चाहता है, तो व्यवसाय के लिए वित्त की आवश्यकता है, जो बैंक जो है इन क्षेत्रों को ऋण देने से बचेंगे। तो अब बात यह हुआ, इन क्षेत्रों को ऋण देने से बचती है, तो बैंक जो है, बैंक इन क्षेत्रों को ऋण देने से बचती हैं। ठीक है, आप समझिएगा, जब इन बैंक ऋण देने से बचती हैं, तो और उद्देश्य क्या है? देश का सर्वांगीण विकास करना है। देश का सर्वांगीण विकास, या इकोनॉमिक्स के भाषा में इसी को बोला जाता है समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास, समावेशी विकास करना है। ठीक है, और समावेशी विकास का मतलब सभी क्षेत्रों में सबका विकास, अर्थात देश में रहने वाले लोग, देश में रहने वाले लोग, सभी लोगों का विकास होना, और सभी क्षेत्रों में, चाहे वह आर्थिक रूप से, चाहे वह सामाजिक रूप से, चाहे वह मानसिक रूप से, सभी का क्या करना है? विकास करना। लेकिन यहां तो देखा गया, एक वर्ग का विकास हो रहा है और दूसरा वर्ग जो है पैसे या वित्त के संसाधन के अभाव में वह समाज या राष्ट्र के मुख्य धारा से कटते जा रहा। तो सर्वांगीण विकास या समावेशी विकास के लिए अब हम शब्द समझते हैं, इसीलिए समावेशी विकास। अब समावेशी विकास और सर्वांगीण विकास के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग।
सर्वांगीण विकास तभी होगा जब समाज में रहने वाले या देश में रहने वाले सभी लोगों का सभी क्षेत्रों में विकास होता है, तब सर्वांगीण विकास। और समावेशी विकास क्या होता है? जब राष्ट्र में रहने वाले लोगों का सभी क्षेत्रों में आने वाले पीढ़ियों को देखते हुए जब विकास किया जाता है तो वह समावेशी विकास कहलाता है। जी, तो हमने कहा सर्वांगीण विकास, विकास किसका करना होता? सभी, सबका विकास, सबका विकास। तो विकास किसका किया जाता? जिसका डेवलपमेंट ना हुआ। तो सबका विकास में जो गरीब वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो समाज के मुख्य धारा से, समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं। अब उसमें पुरुष भी हो सकता है और महिला, या यहीं पर हम परिवार की बात कर दो, एक ही लाइन में हो जाए। समाज के सब विकास किसका करना? जो गरीब वर्ग है, जो किसान वर्ग है, जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं। और अगर हम बात करें जो शोषित वर्ग है, जिसका संसाधन के अभाव में, इनका संसाधन के अभाव में विकास नहीं हो पाया है। किस संसाधन? तो वित्तीय संसाधन के अभाव में, वित्तीय संसाधन के अभाव में, वित्तीय संसाधन के अभाव में जो है इन वर्गों का विकास नहीं हो पाया। अब यही तो वित्तीय संसाधन जो है इनको अगर मुहैया करा दिया जाए तो यह अपना इन संसाधनों का प्रयोग करके यह समाज के मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे, राष्ट्र के विकास में भी ये भी अपना योगदान देंगे। अब जो है सबका विकास किस क्षेत्रों में? सभी क्षेत्रों में, चाहे वह आर्थिक विकास हो, सभी क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक रूप से पिछड़े हो, चाहे वह सामाजिक रूप से पिछड़े हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हो, चाहे वह राजनीतिक रूप से पिछड़े। तो यहां पर हम लोग इकोनॉमिक्स जो है वह किस में लेंगे? आर्थिक रूप से की बात किया जाएगा। यहां पर हम जो बात करेंगे आपसे आर्थिक रूप से करेंगे। तो अब समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को देखते हुए विकास करना। ठीक है, अब समझिएगा। अब जब तक सर्वांगीण विकास नहीं होगा, अब आते पीछे फिर चलिए पीछे आते हैं। अब देखिएगा, जब गरीब वर्ग है, अब आरबीआई ने कहा कि जब सर्वांगीण विकास तभी होगा, सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जब तक बैंक उन क्षेत्रों को पैसा नहीं देगा, तब तक
विकास नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा। अब क्या कहा गया कि अब जो है बैंकों को कंपलसरी बना दिया गया, बैंकों को अनिवार्य बना दिया गया बैंकों को यह अनिवार्य बना दिया गया, बैंकों को यह कह दिया गया कि आपको इस क्षेत्र में ऋण देना अनिवार्य है। तो आरबीआई ने उन क्षेत्रों की पहचान की, उन क्षेत्रों की पहचान की। कौन से क्षेत्र? जिन क्षेत्रों का विकास वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं हुआ है, वित्तीय संसाधनों के कारण नहीं हुआ है, वित्तीय संसाधनों के कारण उन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। अब जो है इन क्षेत्रों में बैंकों को ऋण देने के लिए, बैंकों को ऋण देने के लिए कंपलसरी कर दिया गया। अनिवार्य बना दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया। अब समझ में आ गया कहां से कॉन्सेप्ट आया? अब आपके लिए एकदम सरल हो जाएगा। अब आपको कोई भी दिक्कत, इसलिए बैंक की उधारियां दो प्रकार की होती हैं। बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारियां, बैंक द्वारा दी जाने वाली बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारियां, बैंक द्वारा दी जाने वाली उधारियों का क्षेत्र, उधारियों का क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र हैं, एक सामान्य क्षेत्र है, एक जो है सामान्य क्षेत्र है, दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कितना है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और जनरल सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर और जनरल सेक्टर, इस क्षेत्र में उधार देना, इस क्षेत्र में उधार देना, उधार देना बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा पर निर्भर करता है कि वह अमीर वर्गों को ऋण देंगे या नहीं। बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। और जबकि इसमें प्राइमरी क्षेत्र में आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्र में ऋण देना क्या अनिवार्य है, अनिवार्य है। अगर इसका उल्लंघन करते तो इनको आर्थिक दंड भी लगाया जाता। अब आरबीआई के द्वारा पहचाने गए जो क्षेत्र हैं,
वह हमने आपसे कहा जैसे कृषि हो गया, कमजोर वर्ग को कृषि हो गया, हम आपसे बात करते हैं कमजोर वर्ग होंगे, कमजोर वर्ग हो गए। इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, शिक्षा पर, आवास पर। इसके बाद लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए, आयात आयात निर्यात के लिए दोस्तों, ठीक है, आयात निर्यात के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, ठीक, नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, इन क्षेत्रों, तो आरबीआई इन क्षेत्रों को पहचान कर और कहा कि अगर आप लोग जो है सभी बैंकों को निर्देश दिया गया, आप इन क्षेत्रों में जो हमने पहचाना है इनमें आपको ऋण देना अनिवार्य है। तो कितना ऋण देना है, तो प्राथमिक क्षेत्र की सीमा कितना ऋण देना यह भी बताया गया। तो प्राथमिक क्षेत्र की सीमा कितना ऋण देना है इन क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र की सीमा, तो प्राथमिक क्षेत्र की जो सीमा निर्धारित किया गया, 20 से अधिक शाखा वाली, 20 से अधिक शाखा वाली घरेलू बैंक, 20 से अधिक शाखा वाली घरेलू बैंक, 20 से अधिक शाखा वाली विदेशी बैंक तथा घरेलू जो बैंक है अर्थात जो भारतीय बैंक है वह कुल उधारियों का कितना, अपने कुल उधारियों का 40%, कितना, अपने कुल उधारियों का 40%, न्यूनतम 40% जो है वह पीएसएल क्षेत्र में ऋण देंगी। न्यूनतम जो है कुल उधारियों का 40% जो ऋण है वह किन क्षेत्रों की देंगे, आरबीआई द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों को। जो सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए वह कृषि क्षेत्र का है। कृषि का है दोस्तों, वह है 18%, 18%, और कमजोर वर्ग 10%। इन क्षेत्रों में अर्थात कुल उधारियों का जो 40% है उसमें से 18% जो है वह बैंकों को कृषि क्षेत्रों में ऋण देना क्या है, अनिवार्य है। ठीक, अब बात किया जाए दूसरा क्या है, 20 से कम शाखा वाली विदेशी बैंक, 20 से कम शाखा वाली विदेशी बैंक जो अपने कुल उधारियों का 40%
उधारियों का कितना प्रतिशत, 32% पीएसएल क्षेत्र में ऋण देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई ए बैंक है, ये बैंक है और ए बैंक ने कुल कितना रुपए उधार दिया, 100 रुपए उधार दिया। तो इसने जो है कितना उधार देना है, इसने 100 रुपए उधार दिया और 100 रुपए में इसने जो है 60 रुपए, ये जो 60 रुपए है ये अपने इच्छा से देता है, इसके इच्छा पर निर्भर करता है ये 60 रुपए किसको ऋण देगा। लेकिन ये जो 40 रुपए ऋण है, ये 40 रुपए उसी को उधार देगा जो आरबीआई ने पहचान किया है, आरबीआई ने पहचान किया है। अर्थात आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्रों में उससे 40 रुपए खर्च करना पड़ेगा और इसे जो है अपने इच्छा के अनुसार 60 रुपए वह किसी को भी ऋण दे सकता है। अगर कोई भी घरेलू बैंक निर्धारित कोटे को पूरा नहीं करती है, अगर जो आरबीआई के द्वारा जो पहचाने गए क्षेत्र है और उसमें जो भी सीमा लगाया गया है, कुल उधारियों का अगर 20 से अधिक विदेशी बैंक और घरेलू बैंक की शाखाएं हैं बात किया जाए, तो उनमें 40% जो है वह पीएसएल क्षेत्र में उनको ऋण देना अनिवार्य है। अगर इस सीमा का बैंकें उल्लंघन करती हैं तब क्या होगा, और अगर विदेशी बैंक उल्लंघन करती हैं तब क्या होगा, उनके पैसे को जब्त कर लिया जाता है। यदि घरेलू बैंक निर्धारित कोटे को पूरा नहीं करती हैं, तो अगर वह निर्धारित कोटे को पूरा नहीं करती है तो शेष राशि नाबार्ड के द्वारा गठित ऋण रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स की अगर बात करें में जमा हो जाएंगे, जमा कर दी जाएंगी। तो आरबीआई जो है अगर कोई भी इस कोटे का उल्लंघन करती है तो बैंक जो है शेष नाबार्ड, अगर कोई भी घरेलू बैंक जो है आरबीआई के द्वारा पहचाने गए क्षेत्र में जो कोटा है, अगर उस कोटे का उल्लंघन करते हैं तो नाबार्ड के तहत जो है ऋण के खाते में क्या कर दी जाती है, जमा कर दी जाती है। अगर बात किया जाए ऐसे ही जब विदेशी बैंक जो है जब कोटे का उल्लंघन करती है, जब कोटे का उल्लंघन करती है तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी के तहत अब हमने बात किया जब विदेशी बैंक
विदेशी बैंक अगर कोटे का उल्लंघन करती हैं तो सिडबी के तहत सिडब में शेष राशि को, जितने का उल्लंघन करते हैं शेष राशि को जमा कर दी जाएगी। अब सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड्स, इसी के द्वारा जो लघु एवं सीमांत उद्योग है, जो व्यवसाय छोटे मोटे उद्योगों का विकास है, उसके लिए फंड, कौन सा फंड बना गया? सीड फंड बना, और इसी के द्वारा उनको पैसे उपलब्ध कराया जाता है। जबकि गांव के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, आवास के लिए जो है वह किसके द्वारा पैसा? ऋण के द्वारा। तो ये था दोस्तों आपका पीएसएल, कैसे कॉन्सेप्ट आया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी दोस्तों, इस एक एक पहलुओं पर हमने चर्चा कर। ऐसे कॉन्सेप्चुअल बस ऐसे आप लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, बस आशीर्वाद आप लोग और अपना प्यार देते रहिए दोस्तों। किसी प्रकार का कोई भी हताश नहीं होना है। आपके साथ आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के सभी टीम आपके साथ है, सभी अध्यापक आपके साथ है, और सभी अध्यापक अपने क्षेत्र में। अब आप थोड़ा ये मूल्यांकन मत कीजिए, आप ये मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि आपको तो बहुत चीजें पता ही नहीं है, क्या एग्जाम में पूछा जाएगा क्या नहीं। तो आप ये मूल्यांकन कीजिए, जो पढ़ाया जा रहा है उसके कंटेंट किस हिसाब से है, हमारे पढ़ने में आपके जो समस्याएं समाधान करने में कितना प्रभावशाली होंगी, यह आप डिसाइड कीजिए। तो आज के क्लास को दोस्तों हम लोग यहीं रोकते हैं, कल मिलते हैं एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।